to you all in the last session of this workshop on automotive. And I really hope कि जब हम इस वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे आज तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और ना कि सिर्फ उन लोगों ने जिनका इंटरेस्ट है मीटिंग में, बल्कि वो लोग भी जो अभी सिर्फ लॉ स्टूडेंट है या लॉयर्स हैं और इंटरेस्ट इतना नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। क्योंकि हमने जैसे कल वाली जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने लीगल रिसर्च और जनरली कैसे आर्ग्यूमेंट्स को क्राफ्ट करते हैं वो देखा। तो वो अपार्ट फ्रॉम मीटिंग वैसे भी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो हम आज का हमारा ओरल रीडिंग्स का सेशन है वो भी आप सबके लिए मुझे काफी हेल्पफुल है। लेट मी जस्ट शेयर दिस। तो जो आज का हमारा इस सेशन की स्कीम है वो ये है। एक यस, हम इस सेशन में देखेंगे ऑर्डर ऑफ रीडिंग्स के बारे में और साथ ही हम अच्छे से देखेंगे स्ट्रक्चर और सीक्वेंस होना क्या चाहिए ऑर्डर रीडिंग्स का, और साथ ये कि कोर्ट एटिकेट्स और स्टाइल क्या है, हाउ टू बी अ बेस्ट स्पीकर इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन। देन विल डिस्कस अबाउट द रिबर्टल्स एंड सेरिबर्टल्स के हाउ टू रैंक द मोस्ट ऑफ रिबर्टल्स एंड सेरिबर्टल्स अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि आपको पता है मूड कोर्ट कंपटीशन में अगर आप किसी भी कंपटीशन में बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो मेन आपका गोल होना चाहिए अपने आप को बेहतर करना, ना कि विनिंग और लूजिंग का। तो वो बेहतर आप तब कर सकते हैं जब आपके पास अच्छा सा फीडबैक आए कि आपने कैसे किया है। तो आप लाजमी जो है मूड कोर्ट कंपटीशन जब भी पार्टिसिपेट करें, चाहे आप विन करते हैं चाहे आप लूज करते हैं, अपना फीडबैक लाजमी लें। और फीडबैक किनसे लेंगे? जो आपसे जहाँ पर जो आपको जज कर रहे हैं उनसे। तो फिर एक नजर तो या हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या फीडबैक आपको लाजमी लेनी चाहिए किसी भी जज से आफ्टर कंपटीशन। तो ये जनरली आपको पता है कि कंपटीशन के दो मेन पार्ट्स हैं। एक तो रिटन सबमिशन जो हमने भी कल देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आता है आपने लिख तो लिया है, आपने सारा इतना रिसर्च किया है, आपने सब इतना कुछ बनाया है, तो क्या आप उसे डिलीवर भी कर सकते हैं? मतलब आर यू एबल टू डिलीवर द सेम जो आपने इतनी रिसर्च की, इतना कुछ आपने आर्गुमेंट्स बनाए। तो वो है ओरल प्रीवियस अकाउंट। तो जब भी आप किसी मेंटल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है रिटन सबमिशंस के लिए। कभी कम भी मिल जाता है, जैसे हमें कल एक लड़की बता रही थी, जैसे भी 1 हफ्ता मिला था, किसी को 3 दिन मिले थे। वैसे जनरली ज्यादा ही होता है देन ओरल रीडिंग्स के। ओरल रीडिंग्स का ये होता है कम से कम आपको 1 वीक मिलता है, उसके बाद आपको और ओरल राउंड्स क्या, ओरल राउंड्स आपको कम से कम सिर्फ 3 दिन के होते हैं, जिसमें फर्स्ट डे जो है आपके प्रीलिमिनरी राउंड्स होते हैं और सेकंड डे में क्वार्टर फाइनलिस्ट क्वार्टर्स हो गए इस तरीके से, और थर्ड में जो है आपका सेमीफाइनल फाइनल होता है। कुछ कुछ मीटर कॉम्पिटिशन्स में क्वार्टर्स होते ही नहीं है। तो फर्स्ट डे प्रीलिमिनरी, सेकंड डे प्रीलिमिनरी, मतलब कि दोनों साइड से अलग अलग। उसके बाद थर्ड डे जो है वो सेमीफाइनल्स और डायरेक्ट फाइनल्स। तो मतलब डिपेंड करता है जो भी मूव करवाता है। कुछ लोग जो है क्वार्टर्स रखते हैं, कुछ क्वार्टर्स नहीं रखते, वो डायरेक्ट प्रीलिमिनरी राउंड्स के बाद सेमीज पे जाते हैं और देन फाइनल्स। ठीक है जी। तो मेन बात ये है कि जैसे हम देख रहे थे जब हम उनको कंपटीशन में रिटन सबमिशंस करते हैं, मेमोरियल्स बनाते हैं, तो वो आप दोनों साइड से बनाते हैं, एप्लीकेंट साइड से भी, इसी तरीके से जो है रिस्पॉन्डेंट साइड से भी आप बना रहे होते हैं। तो इसीलिए जब आपकी ओरल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओरल हियरिंग्स वाले डेज होते हैं, उसमें भी दोनों साइड से आपने लाजमी एक एक दफा तो रीड करना होता ही है। फिर वो डिपेंड करता है कि आप आगे जा पाते हैं या नहीं, क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन दोनों से एक एक दफा तो आपने लाजमी करना होता है। तो ये हमें पता चल गया थोड़ा सा ओरल रीडिंग्स के बारे में कि कितने दिन होते हैं और क्या इसके पूरा क्राइटेरिया। अच्छा, जो रीडिंग जब आप जब करते हैं कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले ये होता है जो एप्लीकेंट होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर एप्लीकेंट्स के रिबर्टल्स होते हैं, फिर रिस्पोंडेंट के सर। ठीक है, मतलब एप्लीकेंट जाएगा अपना पूरा आर्ग्यूमेंट जो भी है वो जाएगा जो है वो रीड करेगा, उसके बाद जो है वो फिर रिस्पोंडेंट की बारी आएगी। फिर वापस एप्लीकेंट जाएंगे, वो रिबर्टल्स करेंगे। रिबर्टल्स कहते हैं काउंटर को, जो रिस्पोंडेंट ने अपनी पूरी रीडिंग्स की होती है उसके जो आप काउंटर करना चाहते हैं मेन पॉइंट्स। इसी तरीके से जब एप्लीकेंट रिबर्टल्स करके चल जाएंगे तो फिर रिस्पोंडेंट आकर रिबर्टल्स का जवाब देते हैं, उसे हम कहते हैं सर रिबर्टल्स। तो ये जो है वो ऑर्डर होता है ओरल रीडिंग्स का कॉम्पिटिशन। चेक देखूँ तो किसी का कोई। अच्छा, तो इसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है स्ट्रक्चर। कि आप जब एक
मूड के लिए तैयारी करते हैं ओरल्स के लिए, तो क्या है कि आपने पहले अपना मेमोरीज सब बनाते हो, जाहिर है मेमोरीज में से बात करके उसी में जो आपने आर्गुमेंट सीखा तो वही आपने करना है। तो कुछ एक जनरल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल कंपटीशन में लाजमी वही यूज होता हुआ आ रहा है, वो ट्रेडिशनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपको सबको पता होगा, जो बात फिट करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मीट प्लीज द कोर्ट। ये ट्रेडिशनल सेंटेंस है जो कि हर कंपटीशन में स्पीकर ने जाते के साथ ही मतलब खड़े होते ही उसने डायरेक्ट ये बोलना है कि मीट प्लीज द कोर्ट, फिर आगे जाके कोई भी बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मीट प्लीज द कोर्ट करके आपने इंट्रोडक्शन देना है। पूरा इंट्रोडक्शन में क्या क्या आया था, आपका नाम, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको। फिर उसके बाद आपको बताना होता है कि आप कितने इश्यूज को डिस्कस करेंगे और कितना टाइम देंगे। और साथ ही ज्यादातर ये होता है जो फर्स्ट स्पीकर होता है वही अपने सेकंड स्पीकर को भी इंट्रोड्यूस करवा देता है कि मेरा नाम ये है और मैं ये दो इश्यूज डिस्कस करूंगी और इतना टाइम लूंगी। इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड स्पीकर जिसका नाम ये है वो इतनी इश्यूज डिस्कस करेगा और वो इतना टाइम देगा। और उसके साथ साथ ही आप इंट्रोडक्शन में अपने रिबर्टल्स का टाइम भी, ये सारी रिबर्टल्स का टाइम भी आप सेव करवा देते हैं। और हम जो है रिबर्टल्स के लिए इतना टाइम सेव करना चाहते हैं, और अगर आप रिस्पोंडेंट साइड से हैं तो हम इतना टाइम जो है रिबर्टल्स के लिए सेव करना चाहते हैं। मतलब ये जो है आपकी बात इंट्रोडक्शन में कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि आप अगर मेमोरियल से रीडिंग भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करें कि आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या रोड मैप वाला पार्ट है वो आपको अच्छी तरह याद हो। क्योंकि जब स्टार्ट में ही जाके आप बिल्कुल पेपर रीडिंग कर रहे हैं या आपको बार बार देखना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अच्छे से पता हो कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जब भी हम आगे जाके रोड मैप भी देखेंगे वो भी आपको अच्छे से पता हो। और उसके साथ साथ जो एंड में कंक्लूजन होते हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, वो भी आपको देखने की जरूरत ना पड़े। उससे आप डायरेक्टली जज के सामने कांटेक्ट रहकर, आई कांटेक्ट को जबरदस्त रखकर कॉन्फिडेंटली आप ये बात बता। जैसे आप जाके खड़े हुए हैं, अब ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लिखा है ना, ये होता ही है। अच्छा, फिर कोई ये वाले काम कर रहा है तो यस, मेड इसमें क्या होता है कि मेड प्लीज द कोर्ट। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं कैसे बोलूंगी जाते के साथ ही, मेड प्लीज द कोर्ट, माय नेम इज कंसा एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेट इन दिस केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुडे, and for the course of next 10 minutes I will be addressing question number 1 and 2, whereas my co-counsel Mrs. Sajjad will be addressing question 3 and 4 for the course of next 10 minutes, and 2 minutes are reserved for rebuttals। ऐसे करके मतलब आपने स्ट्रेटली आराम से ये जो है आपको याद होना चाहिए कि क्या मैंने इंट्रोडक्शन वो आपने बोलना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो जनरली आपका इंट्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें यहीं पर एक ही बात ऐड कर दूं कि अब तो जैसे कि हमको कंपटीशन 2 स्पीकर्स होते हैं मस्ट, तो अगर आपके पास 4 इश्यूज हैं तो आप कम से कम एक स्पीकर जो है वो जरूरी नहीं है कि 2 भी इश्यूज बोले, वो 3 भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे इश्यूज को देख। तो इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं जो 3 इश्यूज को डिस्कस करना चाहता हूँ, एक इशू जो है अपने दूसरे काउंसिल को दूँ, या फिर आपको लगता है वो वीक है वो नहीं कर पाएगा, तो 3 इश्यूज आप ले सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 2 या 3 से ज्यादा आप जो है वो इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात भी जो मैंने अभी की ये जनरल है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो कॉम्पिटिशन में जैसे आपको मैंने कहा था कि रूल्स होते हैं, उसमें मेल्स के भी रूल्स होते हैं, इस तरह ओरल के रूल्स होते हैं। तो उसमें उन लोगों ने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होता है कि एक स्पीकर कम से कम 2 इश्यूज ही डिस्कस, ये एक स्पीकर कितने भी कर सकता है, मतलब उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो इसीलिए आप जब भी अपनी मूड कॉम्पिटिशन में बार बार ये बात कह रही थी कि जब भी आप पार्टिसिपेट करें तो रूल्स को भी ज्यादा ध्यान में रखें, रिटन के टाइम पे भी और ओरल्स के टाइम पे भी। कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं 3 में ही अपना जो है वो कहना चाहता हूँ, तीनों को मैं ही एड्रेस करना चाहता हूँ, तो आप उनको रूल्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट आप इसमें जवाब दे सकते हैं वो ये है कि आप आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, वो भी कॉन्फिडेंटली आपने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमने थीम बतानी है, थीम लाजमी बताया कि इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा आप इस आप जो है वो एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस का थीम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताया, जैसे अभी बता रही थी मैं कि ये नाम है, ये मैं टाइम रिजर्व कर रही हूँ, बटल्स के लिए टाइम रिजर्व कर रही हूँ। और अब जो ये केस है वो केस की थीम क्या है, वो आपने जो है क्लियरली कॉन्फिडेंटली बतानी है, और वो अपनी वो वाली बात बतानी है जो आपकी फेवर में हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्लीकेंट हूँ तो मैं मेन बात करूंगी कि हाँ वोलेशन हुई है, तो मैं कहूंगी कि दिस केस इज कंसर्न अबाउट द वोलेशन ऑफ दिस लॉ, तो मैं अपने फेवर वाली बात करूंगी। इसी तरह अगर रिस्पोंडेंट में हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट में बात करूंगी। तो थीम आप लास्ट में बताएं, इससे जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कोशिश करें कि जो भी आप थीम स्टार्ट में एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में भी बताएं वो आपके फेवर की हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। और अच्छा, मैं जो अभी तक जो चीजें बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन या थीम या जो रोड में बताऊंगी या कंक्लूजन, ये वो चीजें जो आपने कभी भी देख कर नहीं पढ़नी है, ये आपको वैसे ही आनी चाहिए। मतलब इसमें आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो और आई कांटेक्ट हो जज के साथ, आप आराम से बात करें। ठीक है, तो अब रोड मैप क्या है? रोड मैप जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रोड मैप सिर्फ ओरल्स में नहीं, बल्कि मैं जैसे आपको कल ही बता रही थी कि आप जब आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो उसमें भी रोड मैप करके लिखा करें। रोड मैप से मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में लिखाते हैं, जैसे कि ये इशू है और मेरी इस इशू में 3 या 4 सबमिशंस हैं, जिसमें फर्स्टली ये है, सेकेंडली ये है, थर्डली ये है, फोर्थली ये है। मतलब ये आप अपने रिटिन में भी लिखा करें। और आपको मैंने अपना मेमोरियल भी शो करवाया था, दोनों इशू में हमने ये किया था। इशू लिखने के बाद पहले स्ट्रक्चर बताया था कि इस इशू की मेरी ये 3 4 जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये अल्टरनेटिव ये है, ऐसे करके फिर हमने एक एक आर्ग्यूमेंट की हेडिंग डाल के उनको डिटेल किया था। इसी तरीके से रोड मैप में भी यही होता है। आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया, थीम बताई, फिर आपने कहा कि भाई परमिशन लेके कोर्ट से जो है वो स्टार्ट करिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद। कैसे कि यू एक्सपीरियंस माय फर्स्ट इशू इज दैट, और इन रिस्पेक्ट ऑफ माय फर्स्ट इशू आई हैव 3 सबमिशंस, फर्स्टली ये, सेकंडली ये, थर्डली ये। आपने तीनों का जो है और नाम बता दिया। जो जब आप रोड मैप बताते हैं ना, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है जूरी पर। और मैं आपको ये बात कल भी एक बता रही थी कि इससे ये फायदा होता है कि आपको पता है मुफ्त कॉम्पिटिशन में टाइम लिमिट होती है। तो अगर आपकी कोई सबमिशन अगर रह भी जाए तो कम से कम आपने बताई भी तो होगी ना, पहले जज को पता तो होगी ना। तो इसलिए जब आप रोड में बताएं तो क्लियरली, एक्सप्लिसिटली और कॉन्फिडेंटली आप जो है वो इसको बोलें रोड मैप को अपने केस इशू पर। मैं पहली बात तो ये कि आई रेड इश्यूज, माय फर्स्ट इशू इज दैट, and in respect of my first issue, I have submissions. Firstly this, secondly this, thirdly this. ठीक है, फिर आप जो है वो परमिशन लेके अपना फर्स्ट इशू स्टार्ट कर दें। जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आर्गुमेंट आपने जब स्टार्ट करना तो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरी एक इंटेंशन स्टार्ट ऐसे करते हैं। ये प्लीज आप ये गन मत करें, इस पर ये कौन कर रहा है? एक मैं चेक करूँ इसको, मैं कर लूँगा जी, नोट किया। हाँ ये मैंने इरेज कर दिया, अपनी करना प्लीज। ठीक है, तो अच्छा ये जो था वो रोड मैप था, मैं कंफ्यूजन में आ गई हूँ। लेकिन ये जब रोड में आप बताएंगे ना पूरा, इसमें आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। ये आपने इशू का बताया, अब एक एक इशू को आपने पूरा अच्छी तरह जो आपने बनाया है अपना जिस भी तरीके से वो आपने एक्सप्लेन करने के बाद अब सब कुछ हो गया है। अब आपने जो कंक्लूडिंग है ना, वो भी आप कभी भी रीड नहीं करें, वो आपको पता हो। पहले अब आपने पूरा आर्ग्यूमेंट्स कर दिया, आप आए किस लिए, प्रेयर जो होती है वो आपको पता हो अच्छे से कि फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द फॉरगोइंग reasons, I respectfully submit that the court may find this in the favor of applicant, या डिक्लेयर कर दें कि ये जो है वो कर दें, ऐसे करके आपने सब तमाम इश्यूज को बता जो भी आपके हैं। तो मतलब आपकी कंक्लूडिंग प्रेयर जो है वो भी आपको अच्छे से पता हो, और इसके में भी आप कॉन्फिडेंटली कोर्ट से प्रेयर जो है अपना रिलीफ जो आप क्लेम करें वो आप मांगे। तो ये जो है मेन स्ट्रक्चर होता है जब आप किसी ओरल प्रोसीडिंग्स में आप ओरली प्लीड करते हैं। उसके बाद यस, रिबर्टर्स को किस तरीके से प्लीड करना चाहिए, ये पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिबर्टर्स को आप हमेशा ना इस तरीके से प्लीड करें कि आप जब, जैसे अगर आप एप्लीकेंट हैं, रिस्पोंडेंट ने पूरा किया, अब आप रिबर्टर्स करने जा रहे हैं, तो आपने हर चीज नोट नहीं करनी कभी भी रिबर्टर्स में। मतलब आप एक पूरा टाइम ही आप उसको देते रहे, उसकी बातें नोट करें, आप मेन बात उठाएं। रिबर्टर्स का भी सवाल वैसे ही नीचे भी एक्सप्लेन कर लूँ तो आप कर दिए, शुरू हो गई तो पूरी बात कर लूँ कि रिबर्टल्स आप वो वाले पिक करें जिसमें आपने नोट किया हो। आप पूरे टाइम नोट करें कि जज जो है वो आप जो अपोजिंग पार्टी है उससे किस बात पर ज्यादा खींच रहा है, या आपको लग रहा है कि जज सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको भी पता है कि मैं इसका बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट कर सकती हूँ, तो वो वाले पॉइंट्स लाजमी लिखें। ये इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि जो आपकी अपोजिंग पार्टी की कोई चीज जो है वो मिस इंटरप्रेट कर दिया है, कोई चाहे लॉ या फिर जो है वो किसी का हैंड रेज है।
या किसी ने कोई फैक्ट जो है वो मिसइंटरप्रेट कर दिया, तो वो वाला आप रिबटल्स में उठा सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि आप कहेंगे कि माय लर्न काउंसिल आर्ग्यूड दिस, हाउएवर ऐसा नहीं है, क्योंकि है हाउएवर या वेयर इज वर्ड यूज कर करके आप ऐसे जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत लंबे जो है वो रिबटल्स करने की जरूरत नहीं है, सारी रिबटल्स की कोशिश करें वो वाली बात उठाएं जिसमें वेट हो। और वेट से मतलब आपको लग रहा हो कि जज ने जो है वो आपके विरोधी पार्टी को इस बात पे बहुत खींचा है और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एंड यू आर एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट इन दिस रिगार्ड। या फिर जो है उसने कोई लॉ मिस इंटरप्रेट किया है या कोई फैक्ट जो है वो गलत बता दिया है, कोई केस लॉ ऐसा बता दिया जो आपको पता है कि इसमें तो ये बात है ही नहीं, तो आप वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस खत्म हुआ। नाउ वी आर इन द ब्रेकआउट रूम। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि व्हाट डिफिकल्टीज डू यू फेस व्हाइल रीडिंग योर केस। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें अगर आपने कभी भी मुझको कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या जनरली आप कोर्ट में भी रीड करते हैं, यू आर अ लॉयर और एन एडवोकेट, तो आपको क्या मुश्किलात फेस आती हैं। अच्छा, मुझे लगता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इंसान को तब फील होता है जब वी आर नॉट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स, या आपने खुद ने रिसर्च नहीं की हो। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, रिसर्चर ने सारा काम किया, किसी और ने काम किया, अब आपको प्रेजेंट करना है तो आपको सही से पता ही नहीं है। तो बेस्ट एडवोकेट या बेस्ट जो है वो, अभी हम एक स्पीकर की बात करेंगे तो थोड़ा रिसर्च हो आपकी, मतलब जो आप कहने वाले हैं उसके बारे में आपको खुद पहले पता हो कि ये सही है या नहीं। जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा ना कि हाँ मैंने जो ये किया है ये मैंने बिल्कुल सही किया है, और जो है वो आपने इसकी थोड़ा रिसर्च किया, आपने अच्छे से सब पढ़ा है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको जवाब भी दे सकते हैं जज को। अच्छा, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना, कभी भी कोई बोले कि आप मुझसे तो जज ने कोई सवाल ही नहीं किया, मतलब मेरी बड़ी अच्छी गई है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। जज आपसे सवाल ही इसलिए करते हैं जब आपको ज्यादा पता हो, या अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा, जो जज है ना उसका तो काम ही ये है आपके टाइम को खाना, उसका काम ही यही है, आप ये तो भूल ही जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है इस बात से कि भाई आपके पास टाइम कम जा रहा है, या आपने जो है सिर्फ अभी तक एक ही इशू या एक ही आर्गुमेंट किया है, उसको इतने सारे रहते हैं, तो उनको तो इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका काम ही क्योंकि यही है, वो बैठी उनकी जॉब ही यही है कि आपका टाइम लेना बस। तो मेन चीज मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर आप जब टाइम की अगर हम बात करें, आप एक आर्ग्यूमेंट पे जो है वो आप लीड करें, और सवाल जो है वो आ गया है आपसे, अगर थर्ड आर्ग्यूमेंट ऐसा जो आपके थर्ड आर्ग्यूमेंट में था, या आपका पूरा थर्ड आर्ग्यूमेंट उसी से रिलेट करता था, तो बहुत से लोग एक बेवकूफी बहुत करते हैं। मैं तो जब भी जज कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार, अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक जज ने आपसे एक सवाल कर दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी अपने फ्लो में चल रहे हैं, कैसे कि वो जवाब तो दे दिया आपने, लेकिन फर्स्ट आपने आर्ग्यूमेंट किया, सेकंड किया, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में वो वाली बात वापस कर रहे हो, तो आप अपना टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हो। मतलब बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला मेरे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड सवाल हो गया, या मैं इस बारे में सेटिस्फाई कर चुकी हूँ, तो आप बेवकूफी कर रहे हो कि वापस वही वाला रिपीट कर रहे हो आर्ग्यूमेंट। ये बहुत लोग करते हैं, मैंने तो बहुत नोट किया है इसे, कि अगर आपको लग रहा है आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, या एक चीज है आपको लग रहा है कि जो जज है ना वो, उसका मैं आंसर भी कर चुकी हूँ, ठीक है, उसका मैंने आंसर भी कर चुकी हूँ और उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, और ये मेरा बात का आर्ग्यूमेंट था, लेकिन फिर भी आपने फ्लो में चल रहे हो, आपने अपना पहला आर्ग्यूमेंट किया, दूसरा के वाला आर्ग्यूमेंट वापस लेकर आ गए, मतलब वापस जज को याद दिला रहे हो कि ये वही वाला मैं वापस करने लगी, तो वापस आपसे सवाल करेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए अगर आपका एक ऐसा सवाल है, जो है वो ऐसा सवाल हुआ है आपसे जो आपके आर्ग्यूमेंट में था, तो वाला आर्ग्यूमेंट छोड़ दें, वो वाला आर्ग्यूमेंट पूरा का पूरा छोड़ दें, या ऐसी कोई भी जो लाइन जो आपको लग रहा है कि इससे मुझे बार बार जज जो है वो ट्रिगर हो रहा है और मेरे पास कुछ और है ही नहीं सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप ही बार बार उसे रिपीट ना करें। ये होता है, ऐसे तो लोग बहुत करते हैं। क्योंकि देखें, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप सवाल हो रहे हैं तो ये बेस्ट है, और आप वहां पर कोई लेक्चर देने नहीं गए, आप वहां पर असिस्ट करने गए, ठीक है, तो इट्स अ कन्वर्सेशन। आप ये बात याद रखें, आपकी जज के साथ बातचीत हो रही है, अभी मैं आपसे बात करी हूँ, मैं कुछ बोलूंगी आप कुछ सुनेंगे, ऐसा होता है। ये नहीं कि आपने जो कुछ ठान लिया मैंने खत्म करनी, लेकिन ये भी नहीं है कि आप अगर बातचीत में अपने मेन आर्गुमेंट छोड़ दें। जैसे अगर उन्होंने कोई सवाल किया है, आप जवाब दे रहे हैं, और अब आपके जो जवाब में है आपने कोई, भले आपका इतना लास्ट इशू से रिलेटेड वाला आर्ग्यूमेंट है, वो आपने जवाब के अंदर ही सेटिस्फाई के लिए दे दिया, तो बस दे दिया,
उसे खत्म करें। ये ना हो कि जब आप ये वाले इश्यू में आ रहे हैं तो वापस वही वाली बात रिपीट कर रहे हैं। तो इससे आपका जो है टाइम बचता है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने माइंड को चेंज करें, आप अपने माइंड पे बस ये बात रखें कि आप वहाँ पे गए कन्वर्सेशन करने। ठीक है, और कन्वर्सेशन करने के लिए आपका मटेरियल आपके दिमाग में होगा आपके पहले से कि ये बात थी। तो कोई सवाल अगर आ गया है और वो लास्ट वाले से या बीच में से या शुरू में से है जो पहले से ही हो चुका है, और आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट जो लिखे हुए थे वो कह दिए हैं, तो बस कह दिए एक दफा तो उसे आप खत्म करें, वापस आप रिपीट ना करें। ये बिल्कुल आप ना अगर वो ओपिनियन मांग रहे हैं तो आप ये सोचें कि अभी भी आप एक मूड कंपटीशन में ही हैं, आपका जो है वो टाइम खत्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है कि आपका खुद को भी ओपिनियन है। जैसे कि अभी हमारा एक मूव था, उसमें एक जज ने उसे सवाल किया, अच्छा ठीक है हम इन्हें ये भी दे देते हैं, तो ये सजा भी दे देते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि हम इन्हें अगर कंपनसेशन दे दें तो आपका उस बारे में क्या ओपिनियन? तो उनके ओपिनियन लेने का भी कोई ना कोई मकसद होता है पीछे से। उन्हें पता है कि हम जो है, ये जो कोर्ट है, मतलब वो कोर्ट ऐसा था, आईसीसी का एक मूव था जिसमें ना उनका सिर्फ काम था कि डिक्लेयर करना चाहते थे। वो ये नहीं कर सकते थे कि ना कंपनसेशन दिला दें या वो कर दें, उनका मतलब ये जॉब ही नहीं है उस कोर्ट की। तो वो नॉलेज चेक करना चाह रहे थे कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कि क्या हम इन्हें ये डिक्लेयर वगैरह भी करते हैं लेकिन उनको क्या हम आपको कंपनसेशन देते हैं या नहीं। तो मतलब उनका कहने का मकसद ये था, उनका पूछने का मकसद ये था कि वेदर इस बंदे को इतनी नॉलेज है कि इस कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है। तो कभी कभार अगर वो आपसे ऐसी ओपिनियन लेते ना, आपको लगता है कि आउट ऑफ द टॉपिक बात जा रही है या ये क्या बात कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। चलें जी ठीक है, अब हम इससे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। जो फीचर स्लाइड्स है उसमें भी आपके आंसर मिलेंगे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसरिंग वाला सेशन भी उसमें भी देखेंगे। तो ये कोर्ट एटिकेट्स एंड स्टाइल, कि कोर्ट के क्या एटिकेट्स हैं। उसमें सबसे पहली बात यही कि गिव फुल रिस्पेक्ट जजेस। आप जब भी कोई बात कर रहे हो, जब भी आपने सवाल करना है, परमिशन ग्रांट करवानी है या कुछ भी, तो आपने जो है उन्हें मुकम्मल जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। जैसे कि जनरली होता है योर ऑनर या योर एक्सलेंसीज कहते हैं, मच अप्लाई वगैरह वगैरह इस टाइप के टर्म्स यूज होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ कुछ रूल्स में ऐसा होता है, रूल्स में मेंशन होता है कि आपने जो है वो मैं सिर्फ योर ऑनर ही कहना है। हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली अपने रूल्स में लिखा हुआ होता है, तो ये भी आप जो है रूल्स पे लाजमी लिखें। ठीक है, इसके अलावा यस बॉडी लैंग्वेज आपने जो है वो याद रखना है कि ये आपकी कोई डिबेट नहीं है, आपको पता होना चाहिए बल्कि डिफरेंस, कि ये मुंह टू कॉम्पिटिशन में आप जो है वो डिबेट के लिए नहीं जाते कि आप तेज तेज खा के लाएं या आपकी एंगर एंगर वाली आवाज हो। आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कोशिश करनी है अपने हाथ भी ज्यादा मूव नहीं करने का, करें भी तो हल्के से करें जैसे कि हम कन्वर्सेशन में करते हैं। क्योंकि मैंने ये पूरी बात जैसे आपको बताई कि जो ओरल रीडिंग्स हैं, ये आपकी कन्वर्सेशन होती है जज के साथ, आप उसे असिस्ट करती हो कि ये केस है, ये लॉ कहता है उसके बारे में। तो इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि उधर खड़े रहें, हल्का सा हाथ हिलाना चाहे तो हिलाएं, लेकिन चले भी ना बिल्कुल भी, जैसे होता है ना थोड़ा सा आप चल रहे हैं ऐसा भी ना हो, एक जगह स्टैंड करके। उसके अलावा कभी भी कोई पेन पेंसिल वगैरह हाथ में आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें। और ये जो मैंने अभी पहले से ही बात बता दी कि कन्वर्सेशन होती है, कोई लेक्चर नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती, तो आपने उसी तरीके से जो है वो अपनी स्पीच या अपना पैक आवाज का जो है वो पूरी रखती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, जिसके अभी भी आप लोगों का भी ये सवाल था कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। तो मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि आप जो है वो जज पे गुस्सा मत हुआ करें कि उसने जो है वो मैं बात ये कर रही हूँ, सवाल ये लिया है और बिल्कुल लास्ट से सवाल लिया है या आउट ऑफ द टॉपिक आ गया है। आप जैसा जज का कंसर्न है ना उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्टेबिलिटी वाली चीज लेकर आए, अडेप्ट करें। अगर वो सवाल ये है कोई मसला नहीं है, आप जो है उसका भी जवाब दे दें। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि जब जज सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि अपॉलजीज योर ऑनर, या मैं जो हूँ ये वाले आपके सवाल का आंसर जो है मेरी थर्ड सबमिशन में, इसलिए जब मैं थर्ड सबमिशन में आऊंगा ये थर्ड इशू जब मैं डिस्कस करूंगा तो तब आपको जवाब दे दूंगा। ये कहते हैं। ये दूसरी बात कहते हैं कि जो मेरे सेकंड काउंसिल है ना वो आपको इसमें जो है वो जवाब देगा, मैं नहीं दे सकता। तो ऐसे कभी भी ना कहें।
आप चाहे कोई भी फर्स्ट स्पीकर है या सेकंड स्पीकर है, मेमोरियल पूरा पढ़ें, भले आपके चार्जेस सिर्फ 2 हैं, लेकिन आप सबको पढ़ें, क्योंकि जवाब सवाल जो है आपसे फोर्थ का भी आ सकता है, ये फर्स्ट का भी आ सकता है। मतलब आप दोनों जो स्पीकर हैं पूरे मेमोरियल को, पूरे इश्यूज को लाजमी अपने माइंड में रखें। इसके बाद ये अगर आप सवाल नहीं दे पा रहे जवाब, या आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस समझ के बाद की एक और बात बताई थी एज अ पार्टिसिपेंट, जो एज अ जज वाली नहीं, एज अ पार्टिसिपेंट वाली, कि बहुत से लोग इसलिए भी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि एक सवाल जज ने आपको किया है, आपको या तो बाकी में समझ नहीं है तो आप कहते हैं कि क्या आप ये रिफ्रेश कर सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई ये बात। या फिर जो है ये एक ट्रिक होती है पार्टिसिपेंट्स की, वो क्या करते हैं कि जब तक उनका दूसरा काउंसिल उस सवाल का जवाब निकाले या ढूंढे या सोच कर उसे भेजे। अच्छा, हम बात करते हैं सीक क्लेरिफिकेशन के बारे में, कि एक तो आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप उसमें क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। रेदर देन आप गलत जवाब दें, तो बेहतर ये है कि आप क्लेरिफिकेशन ले लें। आप जज को कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया है आप रिफ्रेज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरा पॉइंट एज अ पार्टिसिपेंट आपको जो बता रही थी कि वो बहुत स्लो करते हैं, उससे मुझसे ये होता है कि सवाल जो समझ आ जाता है, लेकिन वो टाइम लेने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनका जो दूसरा काउंसिल या रिसर्चर बैठा हुआ है अगर उसको पता है इसका जवाब, तो वो उन्हें चिट से चिट में लिख के दे दे। तो तब तक के लिए वो बोल देते हैं कि मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, तो आप रिफ्रेश करें। जब तक जज जो है वो उसको रिफ्रेश कर रहा होगा तब तक दूसरा बंदा उन्हें चिट में ला के दे दे। तो ये ना मतलब एक पार्टिसिपेंट की ट्रिक होती है। उसके अलावा यस, अगर आपसे जज जो है वो इस तरह का सवाल कर रहा है जिसमें वो आपसे ये कह रहे हैं कि जज स्टेट यस और नो, मतलब अगर वो पूरा सवाल करने के बाद आपसे बस ये पूछा जा रही है कि यस और नो, तो आपने करना है, अगर आपसे उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला है कि यस और नो, तो आपने जो है यस या नो जो भी कहना है वो कहने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास इतना मटेरियल है, तो आपका यस योर एक्सपेंसेस, बट ये बात है, ये यस योर एक्सपेंसेस रेदर, ये इनफैक्ट ऐसा है, या नो इनफैक्ट ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो जो भी है उसमें हमें सबसे पहले एक्सप्लिसिटली कहना है, यस कहना चाहते हैं आप तो वो, या नो कहना चाहते हैं वो। और आपको लगता है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी बात को करने के लिए, तो आप अपना जो है वो आगे उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यही बात है कि अगर आप आपको अगर उनसे कोई नो भी कहना है, मतलब आपका कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कुछ जो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो सही नहीं कह रहे, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहें कि नो ये एक्सचेंज ऐसा नहीं है बल्कि ये ऐसी है, तो वो, लेकिन आपने जो भी कहना है वो आपने बिल्कुल रिस्पेक्ट में रह के कहना है, कभी भी आपने एग्रेसिव नहीं होना। बहुत से जज जो है वो आपको कोशिश करते हैं, वाकई में आपको ऐसे भी मिलेंगे, हर तरह के जज मिलते हैं। जब हम लोग पार्टिसिपेंट थे ना, तो वो कोर्ट रूम से निकलने के बाद ना ये बुराई करते, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ये किया, उसने ऐसे किया, तो मतलब अगर बेंच में 2-3 बैठे हुए तो उनका हर बंदे का जो है वो तरीका अलग हुआ। कोई आपका जो है वो नॉलेज चेक करना चाहता है, कोई जो है आपकी कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है, कोई आपसे जो है वो अ, बहुत बहुत सवाल करेंगे ताकि आपका टाइम लें। तो हर तरह के लोग होते हैं, आप जो भी हैं रिस्पेक्ट में रहें, और कोशिश करें पूरे टाइम पे कि आपका मेन मकसद ये है कि मैं जज को सेटिस्फाई करना मेरा मकसद है, ये मकसद नहीं है कि मैं बस ना मैं जज अपने पूरा जल्दी से उसे खत्म करूँ, अपनी सबमिशन जल्दी जल्दी करूँ, प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। इसके अलावा ये टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो मेनली आपने पहले से ही वो अपने जहन में रखना है कि मैंने इतने इश्यूज को इतने टाइम में जो है वो कवर करना है। और आपको पता है पहले भी बार बार जो है वो टाइम बताता रहता है कि आपके इतने मिनट्स लेंगे, इतने मिनट्स लेंगे, उस हिसाब से आपने करना है। लेकिन ये जैसे ही आपको पता चले टाइम स्टॉप हो गया है, तो प्लीज स्टॉप। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, स्टॉप नहीं करते, क्योंकि जज भी कुछ नहीं अगर कह रहा है वो भी चेक करते हैं कि ये खुद रुकता है या नहीं। अगर जज ने कुछ नहीं कहा आपको कि आप स्टॉप कर दें, आपका टाइम रुक गया है, तो बहुत से जो है वो पार्टिसिपेंट्स बोलते रहते हैं जब तक कि जज जो कह ना दे कि आपका टाइम रुक चुका है। तो इसीलिए हमेशा जैसे ही आपने देखा कि पहले ने शो किया है कि स्टॉप, स्टॉप कार्ड जो है उसने शो किया है, तो आपने स्टॉप कर देना है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका कोई सेंटेंस चाहे कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो आप परमिशन ले सकते हैं। तो ये बात जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है जज को, कि आप जो है वो टाइम पर रुक गए और उसके बाद परमिशन सीख करने के क्या मैं ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकता हूँ, या इवन आपका कोई एक आर्गुमेंट भी रह जाए ना, तो आप वो भी कह सकते हैं कि अगर कोर्ट अलाउ करे तो क्या मैं अपना ये लास्ट आर्गुमेंट कंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं। तो मतलब इट्स बेटर कि आप जो है वो जैसे ही स्टॉप हो वैसे रुकने के बाद परमिशन लें, ना कि ये कि अगर जज कुछ नहीं कह रहा तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो बोलते रहे, आपका टाइम भी रुक गया है। तो ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट एटिकेट्स में आती है, इससे आप ध्यान में रखें।
ठीक है, तो अब हमारी जो मेन बात होगी वो ये है कि हाउ टू बी अ बेस्ट स्पीकर। आपको पता है जब हम कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर जाहिर है इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो विनर और लूज के अलावा मतलब विनर या रनर अप के अलावा उसके अलावा भी बहुत से अवार्ड्स होते हैं जिसमें एक बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी होता है जो कि जनरली जो है प्रिलिमिनरी राउंड से भी होता है, फाइनल राउंड से भी होता है, लेकिन किसी किसी बुक्स में प्रिलिमिनरी राउंड से नहीं होता या किसी में फाइनल राउंड से नहीं होता, तो ऐसा भी है। इसके अलावा आपको बेस्ट मेमोरियल अवार्ड मिलता है, इसलिए जैसे हमने कल वर्कशॉप में जो भी रूल्स देखे उस हिसाब से अगर आप मेमोरियल बनाएंगे तो आपको बेस्ट मेमोरियल अवार्ड भी मिल सकता है। और बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी होता है, मतलब अभी हमने जो पूरी वर्कशॉप कर ली मेरे ख्याल में रिसर्चर के बारे में इतनी बात नहीं की, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका जाहिर है वैसे तो मेन उसका सारा काम जो है वो सर्च करते हुए होता है, जब रिटर्न कर रहे होते हैं, लेकिन ओरली भी उसको बहुत देखा जाता है। उनके भी हमारे पास जब जजिंग की जो लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है कि रिसर्चर की क्या रोल है, कि क्या रिसर्चर जो है वो अगर पूरी हेल्प कर रहा था हेल्प से बात, अगर कहीं पे हमें लगता है कि काउंसिल कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो जज ने रिसर्चर ने से चिट वगैरह दी, या अदर देन दिस अगर आपने कोई केस लॉस वगैरह सबमिट करवाए हैं साथ साथ के, अगर आपका स्पीकर जो है उसने अपनी बात के दौरान किसी केस लॉ को मेंशन किया तो रिसर्चर का काम होता है वो कर जो है वो पहले को देता है, जमा करवाता है। तो मतलब ये जो उसका रोल होता है ना, ये बहुत देखा जाता है रिसर्चर। तो अच्छा हम बात कर रहे थे कि बेस्ट स्पीकर, हाउ टू बी अ बेस्ट स्पीकर। तो बेस्ट स्पीकर का मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि आपका जो मेमोरियल है ना वो आपको अच्छे से पता हो, आपको थोड़ा रिसर्च है। मतलब अगर आप चाहे आपके दो इश्यूज हैं तो लास्ट के भी दो इश्यूज के बारे में आपको डिटेल जो है वो, तो यस हम बात कर रहे थे कि हाउ टू बी अ बेस्ट स्पीकर। तो आपने जो है वो थोड़ा रिसर्च करनी है, फुल्ली आप अंडरस्टैंड करें जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और आपको जो लगता है कि ये एक आर्ग्यूमेंट या ये पर्टिकुलर केस, ये बहुत सारे केस लॉस भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ना आपके वेट रखते हैं आपके वजन में, तो वो आपको अच्छी तरह पता हो। अच्छा एक और बात, हाँ आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आप जब भी कोई केस लॉ लगाएं और आपको लगता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बार बार रेफर करें, तो कोशिश करें उस केस लॉ के आपको फैक्ट्स भी पता हो। तो ये सवाल भी बहुत होता है, अगर आप में से कोई वोटर्स हैं तो उनको पता होगा कभी ना कभी किसी जज ने सवाल किया होगा कि आप ये केस लॉ तो सबमिट कर रहे हैं, तो आर यू अवेयर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, केस के फैक्ट्स क्या आते हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि जब आप कोई केस लॉ लगा रहे हैं तो उसके आप फैक्ट्स भी पता हो। इसी तरह वो आपको तब पता होगा जब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा आपको नॉलेज हो कि आपके जो मटेरियल में आपके आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में आपको डिटेल्ड पता हो। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आप जैसे कि हमने ये देखा कि वो कोई कॉम्पिटिशन में आप दोनों पार्टीज के मेमोरीज बनाते हैं, इस तरह से दोनों को प्लीट भी करते हैं दोनों तरफ से। तो जाहिर है जब आप एक तरफ से कर रहे हैं तो आपको दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स ही पता होंगे, दूसरी तरफ से कर रहे हैं तो पहले के भी आर्ग्यूमेंट्स पता होंगे। तो फोर्स ही करें कि क्या पॉसिबल उनके जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और फोर्स ही करें कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो आपसे जज कर सकता है जज की जगह पर आकर, कि अगर मैं जज हूँ और मेरे सामने कोई ये आर्गुमेंट करेगा तो मैं उससे पहले सबसे पहले सवाल क्या करूँ। तो इसलिए आपका बेस्ट स्पीकर बनने का एक ये बड़ा जो है मेन चीज है कि आप फोर्स ही करके रखें कि अपोजिंग कौन से क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मतलब एंटिसिपेट करना, और जज आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है, और वो ये आपको तभी करने आएगा जब आपकी थोड़ा रिसर्च होगी, थोड़ा नॉलेज होगी इस बारे में। ठीक है, इसके बारे में ये आपका जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं, आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साथ लगाया है, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपके अगर कोई मेमोरियल में ही आपको दी हुई थी नेक्स्ट ईयर्स वगैरह वो भी आ सकते हैं। और मटेरियल्स में अगर आपने खुद कुछ केस लॉज या कोई आर्टिकल कोई स्टैच्यू लो किसी का ओपिनियन भी, अक्सर आप ओपिनियन भी लगाते हैं वैसे तो आपको पता है मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में कि आप ये बता सकते हैं कि ये जो है वो किसी जज ने जो है वो एक ओपिनियन या ये आर्टिकल दिया था, तो इसकी भी जो है वो सेकेंडरी सोर्स होती है, परसुएसिव होता है, लेकिन एक आप उसको लगा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है आपके जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं, केस लॉज हैं तमाम, या जो भी स्टेचुस हैं उनके बारे में आपको ग्रिप हो, एटलीस्ट आपको सारे याद ना हो, मुकम्मल तौर पर मेमोराइज ना हो, लेकिन आपको उसकी मेन पता हो बात कि इस केस में मेन बात क्या है हुई थी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो आपको उसके फैक्ट्स भी पता हो इसमें क्या फैक्ट्स है, क्योंकि ये भी अगर आप सवाल आ जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका वेल इन्फॉर्म्ड आंसर जाएगा। वो कैसे, एक सवाल आपसे किया और आप सिर्फ यस नो में नहीं, आप उसके साथ जो है लॉस भी उसी टाइम पे आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ ये बात लिखी है, आपको पहले से ही पता हो
केस का आपने यस और नो कोई भी सवाल करने के बाद जब उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आप बता रहे हैं कि एज पर दिस लॉ, एज पर दिस केस, इस केस भी हेल्ड हुआ था इस वजह से, और इस एक्ट में या इस सेक्शन में भी है, तो सेक्शन नंबर आपको पता हो, उस केस का नाम पता हो, या वो केस था किसके बिफोर, इट वाज बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये बातें जो है हम आपको पता हो जनरली, चाहे पूरा पूरी जजमेंट सारे नहीं पता हो सकती, तो ये मेन आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद ये फोकस ऑन की आर्ग्यूमेंट्स के, आपको पता हो कि ये कुछ 2 या 3 से मेरे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो कोशिश करें अगर जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है उन्हीं पर ही ज्यादा आपका कंसंट्रेशन। इसी तरीके से जब आप अपना रोड मैप बताते हैं ना, तो या आप अपने रिटन में भी जब आप लिखते हैं, रिटन में भी अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब्सटेंटिव आपके लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आप फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट वाला होगा वो आप आर्ग्यूमेंट रखते हैं, सेकंड में उससे कम वाला, थर्ड में उससे कम वाला। और यस, अगर कभी टाइम बहुत कम रह जाता है तो आप कोई 1-2 आर्गुमेंट छोड़ दें तो वो भी कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपने छोड़ा है वो वाला हो जो इतना ज्यादा आपकी जो है वैल्यू नहीं रखता, अगर वो छूट जाए तो इतना खास आपको मसला नहीं, क्योंकि आपने सब्सटेंटिव आर्गुमेंट्स जो है वो आप कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो रीडिंग कभी भी ना करें। और अगर आपको रीडिंग करनी भी पड़ रही है, जैसे आपको पता है रीडिंग करने के भी 2 तरीके, एक तो आप रीडिंग करके पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या एक जो है वो आप थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आई कॉन्टेक्ट भी करें। मतलब कि अगर आपको रीडिंग करनी भी पड़े, कोशिश करें आप आई कॉन्टेक्ट करें, लाजमी करें, बल्कि कोशिश नहीं, लाजमी आई कॉन्टेक्ट रखें। और उसके अलावा अगर आपने रीडिंग नहीं करनी है, आपको अच्छे से वैसे ही आ रहा है, तो आप लाजमी एक आउटलाइन बना लें। आउटलाइन से ये होता है आपके माइंड में जो है वे चलता रहता है, और नहीं होता ना, बहुत सी चीजें मिक्स हो जाती हैं, आपको पता होता है मैंने पहले ही बात करनी है, दूसरी बात मैंने ये करनी है, किसी भी नहीं बात करनी है, मतलब ये मेरी बात है जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप एक पेपर या 2 पेपर्स में जो है वो सब लिखें। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जब वो पोडियम पे जाते हैं तो मेमोरी लेकर ही नहीं जाते अपना, वो घर से ही उन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया हुआ होता है, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती है ना वो पेपर में लिख लेते हैं, 1 या 2 पेपर्स की शीट्स में, और वही लेके जाते हैं, मेमोरी ऐसे ही रख लेते हैं कि अगर कुछ रेफर करना पड़े तो। उसके अलावा एक बड़ा बेस्ट तरीका है वो ये है बीट करने का, जो बहुत जजेस पसंद करते हैं। बीइंग अ जज मैं भी बहुत सारे बुक्स एजुकेट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, वो ये है कि आप अपनी बात जब करें ना और आप उसको रेफर करें जज को, तो ये बहुत अच्छा लगता है। रेफर किस तरह से, आप उसे बात बात पर ये रेफर करें कि ये जो मैं पॉइंट बताया हूँ ये इस फैक्ट नंबर, मतलब पैरा नंबर ये है मूड प्रॉब्लम का, ये वो वाली बात है, मतलब आप जज को जो है वो इस बात पे रोक लिया, इस बंदे को जो है वो पता है ये जो बात करे ये खुद से नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ जज को साथ लेके चलना, जज को साथ लेके चलना ना ये बहुत बड़ी बात है, कि आप अगर कोई फैक्ट भी शो करवा रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि मूड प्रॉब्लम का फैक्ट नंबर ये है, जहाँ ये बात लिखी है जो मैंने ये बात की है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई केस तो लगाया तो आप उसे बता रहे हैं कि दिस केस वाइज साइटेड अंडर फुट नोट नंबर, आप बताएं कि मेरा जो मेमोरियल जो सबमिटेड मेमोरियल है आपके पास, जो आपके सामने मेरा मेमोरियल रखा हुआ है, इसके फुट नोट नंबर दिस दिस में मैंने ये केस में मेंशन किया है, या इस पेज में मेंशन किया हुआ, तो इससे जो है बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहता है, जज जो है वो आपके साथ साथ आपका मेमोरियल खोलता बंद करता है, जो पेज नंबर आप लेके जाते हैं वहां पे जाता है। तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है, आप अपने जो भी फैक्ट्स हैं, या आपने कोई अपने मेमोरियल से या अपने नोट्स पे आपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो आप ऐसे लेके चलें, उन्हें साथ साथ बताएं अपनी हर आर्गुमेंट में, या फिर कोई भी आप बात कर रहे हैं तो वो उन्हें फुट नोट मेंशन हो और उनका साथ लेके चले, इस तरह पेजेस नंबर पे भी आप कर सकते हैं। और ये बात तो मैंने पहले भी की है कि आप जो है वो एज अ कन्वर्सेशन अपने आर्गुमेंट्स को करें, इंगेजिंग रहें, कोशिश करें आप इंगेज रहें। अच्छा, अगर आपको लगता है एक बात है कि अगर आपको लगता है मुझसे जज जो है वो सवाल नहीं कर रहा है, तो बल्कि आपको पता है क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं, मैंने बहुत सुना है कि वो जानबूझकर कुछ छोड़ दें। ये एक बड़ी ट्रिक है कि अगर आपको ये लगता है कि ये सवाल जो है वो लाजमी जज करेगा तो वो थोड़ा छोड़े, मतलब कोशिश करें, आपका पूरा काम ये होना चाहिए कि जज सवाल करे। बिलीव मी, आप लोग जो है वो सवालों से भागते हैं कि हमसे बहुत सवाल हो रहे हैं, बहुत सवाल हो रहे हैं, नहीं, सवालों से कभी भागे मत, बल्कि आपको लगे ना कभी कि मुझसे सवाल अब कम हो रहे हैं तो कुछ लूपहोल छोड़े, खुद ही कोई बात एक जो है वो इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसी छोड़े ताकि आपसे सवाल आए। तो मतलब आप जो है, आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो कन्वर्सेशन में रहूँ, कि सामने वाला मेरी बात समझ रहा भी है या नहीं। जैसे कि आप जब एक टीचर बनते हैं ना, तो टीचर का भी काम ये होता है, टीचर कहते हैं अगर बच्चों ने मुझसे सवाल नहीं किया है ना, तो दैट मीन्स उन्हें सही समझ नहीं लगे।
यही होता है ना। और आप वहां पर उन्हें टीच ही तो कर रहे हैं। क्या काम होता है एक लॉयर? उसका काम ये होता है असिस्ट करना। वो बल्कि कोर्ट को असिस्ट कर रहा होता है, उन्हें एक तरह से सिखा रहा होता है कि ऐसे ऐसे है चीज। तो आप जब किसी को कोई चीज सिखा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे करें। तो आपका ये ही काम होना चाहिए वहां जाके, ये ना हो कि आप बल्कि क्वेश्चन से भाग। तो क्या कि आप जो है वो हर आपका आर्गुमेंट खत्म हो उसके बाद उनसे लास्ट बल्कि पूछें इफ द ऑनरेबल कोर्ट हैज नो क्यूरी, या क्या के आपके पास कोई क्यूरी है तो आप बताएं, फिर मैं अपना जो है नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जाऊँ। तो मतलब ये जो फ्रेज है ना, ये भी आप लास्ट में यूज किया करें अपने हर आर्गुमेंट्स में, या कुछ भी आप स्टार्ट करने लगे इशू अभी स्टार्ट करने से पहले भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप बता दें। तो क्वेश्चन से कभी भागे मत, बल्कि आपने मौका दें कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू जूरी, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं एटिकेट्स में आगे। तो हाउ टू बी अ बेस्ट स्पीकर के आंसर में भी ये बात है कि आप उन्हें मुकम्मल जो है रिस्पेक्ट दें, जिसने हमने बात की। उसके अलावा ये आप जब अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें ना कंक्लूड को, तो एक बेस्ट तरीका ये है, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाता है वो ये है उनसे थैंक करना कि इट वाज एन ऑनर टू प्लीड बिफोर दिस कोर्ट, या इट वाज अ प्लेजर टू प्लीड बिफोर दिस कोर्ट। इस तरह के फ्रेजेस यूज करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आप फ्रेजेस में हम यूज किया करें। इसके अलावा ये जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, रेफरेंसेस उन्हें दें। अब रेफरेंसेस में ये भी बात आ जाती है कि उन्हें अपने मेल के साथ साथ लेके चले, या आपने जो भी आपने केस लॉ लगाया है, या कोई इवन आपने कोई आर्टिकल भी मेंशन किया है, तो उसको आप प्रिंट आउट करवाएं और जो है वो रेफरेंसेस साथ साथ जुड़ी हो, तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे लिटरली। अच्छा, उसके अलावा ये जो मैं पहले ही बात कह रही थी कि फोर्स ही कर लें। बेस्ट स्पीकर जो है वो बेस्ट बंदा, कोई भी मूटर है वो ये करता है, उसका काम यही होता है कि वो पहले से ही सोच लेता है। क्योंकि ये लेकिन जनरल सी बात है, जब आप मेमोरियल बनाते हैं या आप लीड भी करें तो आप दोनों तरफ से करते हैं, तो आपको पता होता है कि दूसरी तरफ से ये वीकनेसेस है, और आपको ये पता होता है कि पहली तरफ से ये वीकनेसेस है। तो कोशिश करें आपको वीकनेसेस बताऊं, आपने पहले से एंटिसिपेट किया हो कि आपके जो है वो अपोजिंग काउंसिल है वो क्या क्वेश्चन कर क्या आर्ग्यूमेंट्स करेगा। इसी तरीके से आपने ये भी एंटिसिपेट करें कि जज आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है। तो अगर आप ये एंटिसिपेट किया होगा तो जाहिर है फिर आप उसकी जो है उसके आंसर से पहले से दिए होंगे, आपने आपको एक पता है, एक आइडिया हो जाएगा कि इसका ये आंसर हो सकता है अगर ये सवाल आ भी जाए तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, आपने एक डेफिनेशन लगाई है किसी भी वर्ड की, और वो डेफिनेशन आपने यूज की ब्लैक डिक्शनरी की, तो ये आपकी ये बात होगी। लेकिन अब ये सोचें, क्या पता आपसे जल्दी सवाल कर ले कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी की कि आप क्यों डेफिनेशन लगा रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, क्या हम इस पे ये अथॉरिटेटिव है, क्या हम इस पर बाउंड है, किस पर रिलाई करें इसकी डेफिनेशन पर। तो अगर आपसे ये कोई सवाल कर ले तो आप सोचें कि अगर उससे ये सवाल कर ले तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। तो फिर उस जवाब के लिए आप देखेंगे कि क्या इसी कोर्ट ने पहले भी अपनी किसी जजमेंट में ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन से यूज किया है। तो यस किया है बहुत सारी में। जब आपको ये पता चलेगा तो जब आपसे कोर्ट ये सवाल करें तो आप कहेंगे कि दिस कोर्ट हैज प्रीवियसली रिलाइड ऑन दिस। तो आप ऐसे करके ये भी करेंगे, उसके साथ साथ आप और अच्छे होंगे तो आपको जजमेंट का रेफरेंस भी दे देंगे कि इस जजमेंट में भी इसी कोर्ट ने जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन को रेफर किया था, इसलिए मैं कर मतलब बात करने का मकसद ये है कि आप जो है वो अपने सवालों को पूछी करें और उनके आंसर से पहले से अपने ध्यान में रखें कि ये हो सकते पॉसिबल बेस्ट आंसर्स। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप जो है अपने आप को जज की पोजीशन पे रखेंगे, उसके मतलब शू में जाके चेक करेंगे कि अगर मैं जज हूँ तो मैं क्या क्या सवाल कर सकता हूँ, मेरे आर्गुमेंट्स मुझे खुद मैं सुन रहा हूँ एज अ जज को कैसे लग रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग इनफ है या ये वीक है, और मैंने कैसे बेहतर कर सकता। इसके बाद ये वाला सवाल का जवाब इसमें पहले ही दे चुकी थी, रिबर्टल जैसे रिबर्टल की बात कर रहे थे कि पूरे के पूरे आप उनके आर्गुमेंट्स को जो है वो काउंटेड ना करें, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, कम भी टाइम होता है। कोशिश करें जो मेन है ना, जो जस्ट हिट द बिगेस्ट वन और टू, जो मेन है आपको लगता है कि इसने ये बात जो है वो ब्लंडर कर दी है, बिल्कुल गलत के क्या जो है वो फैक्ट जो है वो गलत बता दिया, लॉ में इंटरप्रेट कर दिया है। तो इस तरह के जो है वो आप चीजें लाजम करें। उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करें कि जब जज को किस बात पे सेटिस्फाई ना कर पाया और आपको पता है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आपने पूरे उनकी प्लीडिंग सुनी, तो जज जो है वो से एक ही बार 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 पूछ रहा था, वो नहीं कर पाया और आपको पता है उसके बारे में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सेटिस्फाई, तो वो वाली बात लेकिन बस यही बेस्ट तरीका है और रिबर्टल या सर रिबर्टल करने का। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, और वो ये है कि आपके जब रिबर्टल या सर रिबर्टल खत्म होता है ना, एक सेंटेंस है
जो बड़ा ही मजे का है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेशन रखता है कोर्ट पर। और वो ये है कि आप कहें कि इवन अगर जज को लगता है या इवन जूरी फाइंड्स के ऐसा ऐसा है, तो आप अगर इस तरह का कोई प्रेसिडेंट देते हैं तो ये आपका अच्छा प्रेसिडेंट, मतलब आप जो भी इस पर फैसला देंगे तो ये अच्छा प्रेसिडेंट ना होगा, मतलब आप जो आने वाले केसेस होंगे सेम नेचर के, इस पर बहुत इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो है कोर्ट नोटिस, एक होता है ना कि अगर आपने कोर्ट ने एक अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने बड़ी कोर्ट में आए हुए हो और बड़ा इंपॉर्टेंट एक मसला जो है या पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो डिस्कस हो रहा है, और आप जो है वो जज को कहते हो कि अगर आपने इस पर ये सही फैसला दे दिया कि ये सही है तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मतलब आप जो है कोर्ट को जो है वो एक तरह से अवेयर कर रिमाइंडर दे रहे होते हैं, एक तरह से आप वार्न कर रहे होते हैं कि अगर आपने ये कर दिया ना तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो इस पे आप ये नोट अपने रिमाइंडर रखें अपने पास। तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं, तो वो जूरी को जो है वो एक अच्छा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि वाकई में अगर हमने इस बात पर यस किया, इस बात पर नो कर दिया है, तो वो प्रेसिडेंट सेट कर देगा हमारी बात। उसके अलावा यस, जिसमें पहले ही कह रही थी कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, यू आर स्टूडेंट, तो आपका मेन मकसद ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छा फीडबैक मिले। और चाहे आप विन करें या लूज करें, जो भी करें, तो आप कोशिश किया करें। वैसे तो जनरली होता है कि जब राउंड खत्म होता है जजेस जो है फीडबैक देते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं भी दे पाते हैं या कभी जनरल दे देते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं दे पाते। तो आप यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन जब खत्म भी हो जाए तब भी आप उनसे कोशिश किया करें कि उनसे फीडबैक सीख करें, क्योंकि आपका मेन मकसद यही है अपने आप को बेहतर करना। तो फीडबैक लिया करें, और फीडबैक में आपसे पहले उनसे पूछा करें कि मैंने कैसे किया, कैसे नहीं हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। या अगर आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो बेहतर करना चाहिए था, या आई फेल टू मेक दैट आर्ग्यूमेंट, ये इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो है हम उनसे आप लाजमी फीडबैक लिया करें जजेस वगैरह से। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मौका देने से मतलब मेरे कहने का ये था कि आप उन्हें पूछें बार बार। पूछे से मतलब ये कि आपने एक आर्ग्यूमेंट किया है, कोई भी आपने बात की है, तो आप उनसे पूछें। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई मुझसे सवाल नहीं किया या थोड़ी सी देर हो गई है, कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप उनसे पूछें कि इफ द ऑनरेबल कोर्ट हैज क्यूरी या नहीं, इस हवाले से या नहीं। अच्छा, मैं जैसे आपको बताई थी कि जज जो है वो कभी आपसे सवाल नहीं करता है, वो मैं इसलिए कह रही थी अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था। एक स्पीकर था, और वो इतनी तेज तेज बोल रहा था, इतनी तेज तेज, मतलब स्पीड में जाया जा रहा था, वो मौका ही नहीं दे रहा था कि वो एक मिनट रुके तो हमको उससे सवाल भी कर पाए। तो हम लोग चुप होकर यूं बैठ गए थे कि अब बस बोल ले भाई, बोल ले। तो ऐसा भी होता है, मतलब आप जब भी अपनी पूरा चल रहे हैं ना, तो थोड़ा आप उसे आराम से चलें, भागे मत। मतलब आपका एक आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप रुके, आप पूछें कि क्या कोई क्वेश्चन है या नहीं, अगर आप सवाल नहीं आया है तो मेरे कहने का मकसद ये था कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत अच्छे प्रिपेयर हैं, बेस्ट जो है हमने प्रिपरेशन की है, जाते के साथ स्पीड स्टार्ट हुई तो रुक ही नहीं रहे, स्टार्ट 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 चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रुके, आप हर जैसे ही आपका एक आर्गुमेंट खत्म हो रहा है ना, या आपकी मेन है, अपनी कोई बात की आपको लगता है बहुत मेन बात की, उस पर आप लाजमी उनसे पूछें कि क्या ज्यूरी को कोई क्यूरी है इस हवाले से या नहीं। तो ये लाजमी किया करें, ये आपका बेस्ट तरीका है। आप जो ये पूछ रहे थे ना कि क्वेश्चंस को कैसे हम से लें, तो ये तरीका है क्वेश्चंस लेने का कि आप हर आर्ग्यूमेंट में या कोई भी आपको जब आप इम्पोर्टेंट आपने कोई बात की है तो उसमें आप उनसे पूछेंगे क्या कोई क्यूरी है या नहीं। ये सब सेम केस लॉ कर सकते हैं रेफर, कोई समस्या नहीं है। अच्छा जोहा, हम लोगों ने, आपने लेट ज्वाइन किया, तो हम लोगों ने इसमें आज के सेशन में डिस्कस किया सबसे पहले ओरल्स और ऑर्डर ऑफ प्रीडिंग्स के बारे में। तो जो प्रीडिंग्स हैं वो, उसमें सबसे पहले एप्लीकेंट की बारी आती है, एप्लीकेंट प्रोसीड करता है, फिर रिस्पॉन्डेंट आते हैं, फिर एप्लीकेंट्स के रिबर्टल्स आते हैं, फिर रिस्पॉन्डेंट के सारे रिबर्टल्स आते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, जो अब मैं आपको डिटेल्ड में तो नहीं कह सकती, लेकिन हमने स्ट्रक्चर में ये बात देखी कि कैसे आपने जो है इंट्रोडक्शन अपना कैसे देना है। फिर हमने देखा कि अपने आर्गुमेंट्स को कैसे रोड मैप में लेके जाना है। रोड मैप से मतलब ये कि, और इंट्रोडक्शन से ये कि आप अपना नाम बताना है, उसमें आपने बताना है कि मैं कौन सी जगह को इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माय नेम इज सनशाइन, आई एम रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेंट दिस केस बिफोर। एंड आपने उसमें टाइम बताना है अगेन फॉर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स। आप कितने इश्यूज के लिए क्या विल बी रेजोल्यूशन 1 इन 2 इन 3, अगर 3 कर रहे हैं तो 2, जितने भी कर रहे हैं।
उसके साथ ही आपने ही जो फर्स्ट स्पीकर है अपनी सेकंड जो कौंसल है उसको भी इंट्रोड्यूस आप ही करवा दें, यही बेस्ट होता है कि आपने उसका नाम बता देना, उसका भी टाइम जो है वो नोट करवा देना और अपने रिबर्टल्स या सर रिबर्टल्स जो भी हैं उसका अपने टाइम नोट करवा देना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो है वो अपना रोड मैप बताते हैं कि मेरा जो है वो फर्स्ट इशू ये है और फर्स्ट इशू पे जो है वो मेरे 3 सबमिशन है या 3 कन्वेंशन है या 4 है 5 जितने वो आपको मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से मैं बस ये कह रही थी कि जो आपके इंट्रोडक्शन होता है, रोड मैप होता है या आपकी जो कंक्लूडिंग पेयर्स होती है वो आपको याद से मतलब आपको उसमें देखना नहीं पड़े, पेपर रीडिंग बिल्कुल भी ना करनी पड़े और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लिसिटली उसे आप बोलें। जो आपकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, बीच में तो बंदा कभी कभार रीड कर लेता है, नहीं होता। उसके अलावा हमने जो है वो कोर्ट एटिकेट्स और स्टाइल्स के बारे में देखा। कोर्ट एटिकेट्स क्या है, पेन पेंसिल कुछ भी हाथ में लेकर ना जाएं और मूवमेंट ज्यादा ना करें, स्ट्रेट करें, हल्का साफ हाथ वगैरह हिला सकते हैं, ज्यादा नहीं। उसके अलावा हम देखा कि चूड़ी को पूरा रिस्पेक्ट दें, हमने देखा सवाल को कैसे हैंडल करना है। तो यस और नो वाले क्वेश्चन है तो आप अगर एक्सप्लिसिटली पूछने का है कि क्या यस और नो आपसे पूछा है तो आप यस नो करने के बाद एलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी। उसके अलावा हमने देखा बेस्ट स्पीकर आप कैसे बन सकते हैं, और वो ये कि आपकी थोड़ा नॉलेज हो, आपको पूरे मैनुअल के बारे में पता हो, भी ना एक फर्स्ट स्पीकर है, आपको सिर्फ 2 इश्यूज है फिर भी आपको लास्ट वाले इश्यूज के बारे में पता हो। इसके अलावा हमने देखा कि जो है वो आप फोर्स ही करना आता हो, एंटिसिपेट करने आता हो कि आपका अपोजिंग काउंसिल क्या आर्गुमेंट्स करेगा या जज क्या आपसे आर्गुमेंट्स कर सकता है, उसी वाले से फिर आप जो है वो अपना आंसर पहले से ही रेडी रखें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ते, ये सब चीजें थी सुबह। अच्छा अस्साम, आप कह रहे हैं कि आपने सुना है कोर्ट में ओपिनियन लेना मना है। अच्छा ओपिनियन अगर जज आपसे ले रहा है, अगर जज आपसे ओपिनियन ले रहा है तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते "नो, आप ओपिनियन नहीं लें, कोर्ट में अलाउ नहीं है"। अगर अब ले लिया उन्होंने तो आपने जवाब तो कोई ना कोई देना है। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, ठीक है, आई कैन हियर यू। हेलो। हेलो, जी जी, आपको मेरी आवाज जी आ रही है? हो गया मैम, अनम्यूट नहीं था हो रहा। मैम मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में ना सेकंड स्पीकर को भी ना, मतलब फर्स्ट स्पीकर जो था वही इंट्रोडक्ट कर दे, लेकिन रिसर्चर को करते हैं या नहीं इंट्रोड्यूस? नहीं नहीं, रिसर्च तो नहीं करते। मैम रिसर्चर की कोई वैल्यू नहीं होती। उसको मार्क्स देने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जब आप लोग सब चल जाते हैं ना, केस खत्म हो जाता है, फिर हम डायरेक्ट से पूछते हैं उसका नाम क्या था, फिर उसको उसके बारे में लिख देते हैं। तो मैम इस तरह तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो साइड पे बैठा होता है, वेट कर रहा होता है कि अच्छा नहीं जज ना, उनको नहीं, कुछ नहीं उसका समझ काम आए। होता है। उसका काम होता है जितना आपको बताया ना, जब हमारे पास जजिंग की जो लिस्ट आती है उसमें रिसर्चर का काम होता है, उसमें बताया होता है कि उसका क्या रोल था और इन दोनों में से बेस्ट रिसर्चर कौन था आज राउंड में, उसका रोल होता है और उसमें क्या चीजें नोट की जाती है वो मैंने बात बताई। कि अगर अच्छा हम लोग जो है वो अब मैं एज अ पार्टिसिपेंट बात करें, कभी मैं एज अ जज बात करूँ, कभी एज अ पार्टिसिपेंट। तो वो क्या होता है, अगर जो रिसर्चर है ना वो क्या करे, चिट्स दे। अगर आपको लगता है कि कोई काम सारा सब कुछ जिसे पता है, चिट्स देने की जरूरत नहीं है, तो एम ही कभी कोई लेते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस ऐसे ही बता रही हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं ऐसा रहा कि हर बात पे वो चिट्स अपने जो है वो स्पीकर को चिट दे देकर आ रहा है, तो कभी ना कभी बीच में 2-3 दफे चिट देकर आए तो इसका ना मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो रिसर्चर है वो हेल्पफुल था। ठीक है। इसके जी अलावा आपने जो भी केस लॉ कोई भी आर्टिकल लगाया तो उससे आपने कॉपी करवाया होगा प्रिंट, तो वो भी रेफरेंस जी जो है जी। वो जज को दे। तो ये जो दोनों 2 रोल्स होते हैं बस, यही मेन रिसर्चर के, तो वो ये 2 रोल्स पूरे करें, उसपे उसके मार्किंग होती है। जी मैम ऐसा ही है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि फिर रिसर्चर को ना वो आइडेंटिटी नहीं मिल पाती जो स्पीकर्स को मिलती है। मतलब हाँ, स्पीकर्स जो था इसलिए वो लोग जजेस की नजर में इसलिए भी हो जाता है शो। हाँ, सही बात है। लेकिन ये ऐसा है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लिखते हैं कि उसमें मेंशन होता है कौन बेस्ट था, तो उसमें हम याद रखते हैं कि दोनों में से हमें कौन लग रहा था कि बेहतरीन कौन था। और इसके अलावा कोर्ट एटिकेट से बल्कि एक बात ये भी आती है कि अगर आपकी जो है वो टीम आराम से, आपने जैसे कोर्ट में कुछ बोलना नहीं होता, तो अगर हमें कभी ऐसा हो ना, मतलब आपको पता है इतनी छोटी सी बात भी हमें लग रहा हो कि यार ऐसा होता है ना कि 50-50 है, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा प्लीड किया, तो फिर हमें देखना जी पड़ता है कि लूप होल्स छोटे छोटे क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लूप होल कि ये टीम में ना आईटी केस नहीं थी, मुसलसल बात कर रहे थे या तेज बोल रहे जी थे, जी
तो हम अगर ऐसी छोटी भी बात निकलती है ना बंदे की, तो वो पूरा चल जाता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें हर तरीके से परफेक्ट हो। एटिकेट्स वगैरह भी आप उसका ध्यान रखें थोड़ा। जी मैम, ठीक होगी। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा बसमा, जो रेफरेंसेस है ना, अगर हम जैसे रेफरेंसेस से मुराद आप केस लॉज और आर्टिकल्स की कह रहे हैं, तो हम तो वैसे ये करते हैं, अगर हमने केस लॉ लगाया है, आपको पता जजमेंट इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतने सारे पेपर्स होते तो नहीं, हमने जिस पैरा की बात की है ना, अगर जैसा होता है जजमेंट में पैराज होते हैं, उस पैरा वाला जो पेपर था पूरा जजमेंट का वो हम प्रिंट करवाते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट पेज होता है जजमेंट का वो प्रिंट करवाते हैं, बस दो पेपर्स। एक फर्स्ट पेपर जिसमें बताया वो होता है कि ये किसके दरमियान था केस, और कोर्ट क्या था, और उसके अलावा जो बात हमने रेफर की है जिस पैरा, उस वाला वो वाला पेपर बस। तो ये तरीका होता है। इसी तरह अगर आप किसी स्टैच्यू का कोई आर्टिकल लगा रहे हैं, तो उसका भी जो स्टैच्यू का फर्स्ट पेपर है वो, और जो आर्टिकल आपने मेंशन किया है वो, ये दो तरीके जो है वो आप जमा करवाए थे, और अगर उसे हाईलाइट कर दे तो और अच्छा लगता है। यस मरियम शहजादी, आपका जो सवाल है कि क्या रीडिंग्स के दौरान हम नेशनल डिस्टेंस के अलावा इंटरनेशनल भी रेफर कर सकते हैं, तो यस यू कैन रेफर। और इवन आपसे अगर सवाल भी आ जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप उसमें एक अच्छा आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हमारे ही यहाँ पर भी जो पाकिस्तानी बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल जजमेंट्स को रेफर किया है अपनी ही जजमेंट में। तो ये एक अच्छा आपका आर्गुमेंट है, क्योंकि ये कोर्ट जो है वो वैसे भी आप रिलाई करता रहता है, इसलिए मैं कहती हूँ आप ये कह सकती हूँ। मैम हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब अगर हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस है मूड कंपटीशन का, तो हम लोग रिसर्च से स्टार्ट करें कि हमारी रिसर्च बेहतर होगी तो देन हम स्पीकिंग की तरफ जाएं, या हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ रिसर्च से ही करें, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ इंसान में कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसको नॉलेज होती है। नहीं बल्कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं नॉलेज है ही नहीं और कॉन्फिडेंस है, लेकिन नॉलेज से मतलब ये कि आप अगर चाहते हैं मैं एक अच्छी तरीके से बोल सकूं, तो आपको तभी बोल सकेंगे जब आपको पता होगा। जब आपको पता ही नहीं है तो आप अपने आप में डाउट फील करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें अच्छी थोरो रिसर्च करें, और अपने आप पे बिलीव करें कि जो ये बात मैं कह रही हूँ वो सही है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कह रही थी कि हमारी ना एकेडमिक्स हो कुछ भी हो, हम अच्छा सा कितना भी पढ़ लें, लेकिन हम जब मूड कोर्ट्स भी कितने भी सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हैं, जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं ना तो प्रैक्टिकल माहौल बिल्कुल चेंज होता है। हम उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा जल्दी कितना एडजस्ट कर लें, मतलब उसके लिए कोई टिप्स बताएं। क्योंकि हमने देखा है जितना भी सीनियर्स भी होते हैं ना वो भी कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क होता है। एज अ जूनियर हम जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। हमारे एकेडमिक्स कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो जो माहौल होता है ना प्रैक्टिकली टोटली चेंज होता है। यस यस, मैं तो आपके इस बात से मुझसे ज्यादा तो कोई रिलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं एक दिन ही कोर्ट गई थी और मैं हो गई थी यार, आई कैन नॉट सर्वाइव है। तो वाकई में ऐसा होता है, आपसे सही कह रही हैं। इसमें ये है कि आप कोशिश करें किसी अच्छे मेंटोर आपको कोई मिले जो आपको वाकई में सिखा सके ऑनेस्टली होकर। बस मेरे ख्याल में तो जब आप लॉ कर लेते हैं या आपका रियल कोर्स में आने का इरादा है प्रैक्टिस का, तो आपका जो मेन मकसद है वो होना चाहिए कि मैं किसी एक अच्छे बंदे को ढूंढूं, अच्छे मेंटोर को जो मुझे ऑनेस्टली वाकई में सिखा सके या बता सके। और सिखाने का मतलब बिल्कुल भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा किसी से कोई कि आपको बैठ के बताएगा, आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी सीखने की। तो ये है मेरे ख्याल में। तो सही आप अगर बात है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी अच्छे मेंटोर को ढूंढना शुरू कर दें मैम जो मेंटर ऑनेस्टली चाहे होकर मिल आपको। जी मैम मिल जाता है। उसके बाद ना जब हम ना जो एकेडमिक्स पढ़ के आते हैं ना टोटली जो रिटर्न लॉज हैं, हम अगर आके वो अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं ना तो वो कहते हैं वो बेटा ये सब प्रैक्टिस में नहीं होता, ये सब सिर्फ लिखा हुआ है। तो मतलब हम बिल्कुल कहते ऐसा हैं कि ही हम है। इतना पढ़ते हैं तो फिर वो प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस माहौल में थोड़ी सी हमें हेजिटेशन होती है कि यार यहाँ पे पता नहीं कैसा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट रहता है, बहुत डाइवर्जन है प्रैक्टिस और थ्योरी में, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। तो मैम उसके लिए प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना भी तो बहुत लाजमी है ना, जैसे हम न्यू न्यू जाते और हैं एक्सपीरियंस कुछ। आएगा कैसे? एक्सपीरियंस तभी आएगा जब स्टार्ट करेंगे, तो आप आज से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह। शुरू में तो प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन आ ही जाएगा फिर।
नहीं मैम, एक प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि जब मैं कोर्ट रूम में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मेरे ही क्लासमेट होते हैं। मुझे मतलब इतनी ग्रिप होती है अपने में कि मैं इनसे ज़्यादा एटलीस्ट कुछ बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ। लेकिन ये होता है कि वो सिर्फ़ कोर्ट रूम में जाते हैं, वो जाके असिस्टेंट लगे होते हैं या मुंशीगिरी करें, कुछ भी कर लें। लेकिन ये है कि वो ना मतलब अच्छा डील कर पाते हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अच्छा है। क्योंकि मैंने अपनी एकेडमिक्स जो है स्ट्रॉन्ग की है, इसी वजह से शायद। बिल्कुल वाकई में ऐसा है, और हम तो बल्कि ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनकी एकेडमिक जीरो है, बट स्टिल दे आर रियली गुड इन प्रैक्टिस। उनकी प्रैक्टिस बहुत यस अच्छी है। मैम। इवन बहुत से, आप अभी भी देखें, बहुत से वकील ऐसे हैं, उन्होंने कितने टाइम पुराना वाला, इतने साल पुराने वाला 3 ईयर दलील भी किया हुआ है, इसमें उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ने उन्हें सिखा दिया। तो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, वैसी प्रोफेशनल फील्ड है ये, प्रैक्टिस सब कुछ सिखा देता है बंदे को। तो बिल्कुल बेशक आपकी एकेडमिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस भी करें, स्टार्ट करें आज से ही, जब से भी आपका जी मन करे। मैम। थैंक यू मैम।